नमस्कार, तो एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। जी हां, सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम बात कर लेते हैं खबरों की। तो चलिए, बिहार में इस बार फिर से एक बार एनडीए की सरकार की जीत हो गई है। जनता ने फैसला कर दिया है, लेकिन तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो अभी भी सुर्खियों में है। और इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और एमएलसी सच्चिदानंद राय जी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जो विभिन्न टॉपिक इस वक्त बिहार की राजनीतिक में तैरते नजर आ रहे हैं उस पर उनका क्या कुछ कहना है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो पूरी टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सर। आपको भी और एचडी न्यूज़ को। आप लोगों ने एक वर्ष के कार्यकाल में जितना अच्छा शानदार कार्य किया है, और सबसे बड़ी बात है इतनी स्वच्छ पत्रकारिता आप लोगों ने की है, निष्पक्ष पत्रकारिता की है, इसके लिए एचडी न्यूज़ की टीम को भी मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई और दीपावली और छठ की शुभकामना। ईश्वर करे कि आने वाला वर्ष आपका इस वर्ष से भी बेहतर हो। धन्यवाद सर। सर, अब थोड़ा सा एक टॉपिक पर आ जाते हैं। एनडीए की फिर से जीत हो गई है और सबसे बड़ी बात है कि इस बार आप लोग बड़े भाई की भूमिका में हैं। जीत को लेकर के भी बहुत बधाई आप लोगों को। उसके बारे में क्या कहेंगे सर, पहले ये जानना चाहेंगे। देखिए, अगर बड़े भाई की भूमिका का अर्थ आपका ये है कि प्रधानमंत्री हमारी पार्टी से हैं, तो वो तो 2014 में ही हो गया था। और जहाँ तक बिहार का सवाल है, हमारे नेतृत्व ने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ रही है और वही हमारे नेता होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। और बिहार की जनता ने उनके नेतृत्व में पुनः एक बार विश्वास भी दिखाया है। सीटें कम आई, उनका स्ट्राइक रेट कम रहा, उसके कारण आपको भी पता है, बार बार उन पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। और भारतीय जनता पार्टी का तो स्ट्राइक रेट हमेशा ही अच्छा रहा है, इस बार भी रहा। वो उस विषय को अगर हम लोग ज़्यादा सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि जिन परिस्थितियों में चुनाव हुए, उन परिस्थितियों में कहीं ना कहीं तो संशय था कि बिहार की जनता कहीं निर्णय लेने में हमारे खिलाफ न चली जाए। और मीडिया वालों ने तो ऐसा माहौल ही बना दिया था। आपने देखे जो देश के जो गोदी मीडिया है, उन्होंने क्या हाल कर रखा था। कुछ नेता तो एकदम लगता है सुबह से शाम तक एक ही झंडे पर लगे हुए थे। आपके चैनलों में भी 2 चैनल यहाँ के सुबह से ही बड़े बड़े पत्रकार लोग बैठ जाते थे और लगता था जैसे कि हर सीट पर जो है वो महागठबंधन की लहर चल रही है। वैसा कुछ देखने को तो मिला नहीं। जब नतीजे सामने आए तो इस निश्चित रूप से जिन जिन चीज़ों की हम लोग को संभावना दिख रही थी उसी के अनुरूप हुआ। हम भी जानते थे कि इस बार जिस तरह का गठबंधन हुआ है, जिस तरह के चुनाव हुए हैं, कोरोना महामारी और जो विस्थापित मजदूरों का लौटना, तमाम तरह के संशय के विषय थे ही। बहुत कम समय में चुनाव लड़ना पड़ा, ठीक से लोगों के बीच में अपनी बात पहुंचाने का भी प्रॉब्लम था। वर्चुअल रैलीज और ये सब करके समझ रहे हैं, दूरी, सुरक्षित दूरी बना के बात पहुंचाना थोड़ा कठिन तो होता ही है। 15 वर्ष शासन करते होंगे तो लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत सारी रही होंगी जो हम पूरी नहीं कर पाए होंगे। बहुत अच्छा काम करने के बावजूद भी कुछ ऐसा रहता है जो अच्छा करता है उसे लोग और अच्छा की आशा रखते हैं। तो सब मिलाकर हम जानते थे कि इस बार की लड़ाई बहुत आसान नहीं होगी। बहुत शानदार जीत हुई उस हिसाब से। सर, आप लोग तो जीत का जश्न मना रहे हैं, दीपावली आपकी अच्छी से जा रही है, लेकिन महागठबंधन और तेजस्वी यादव के जो नेता हैं वो लगातार आप लोगों के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और रिकाउंटिंग की बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसका एक नया नाम पड़ गया आजकल, ट्रम्प सिंड्रोम कहते हैं इसको। हार जाएंगे तो मानेंगे नहीं कि हारे हैं, तो हारे तो हुरब, जीते तो थूरब। बिहार का बहुत पुराना जो है ये है। अगर वो जीत जाते तो थूर के रख देते। देख रहे थे किस तरह की बात शुरू हो गई थी। 3 दिन 7 से 10 जब तक ये नतीजे नहीं आ गए और जब तक जो है वो एग्जिट पोल पर सरकारें बन रही थी, तो लग रहा था कि अब बिहार छोड़ के भागना ही पड़ जाएगा लोगों को। महिलाएं तो ज़्यादा ही मतलब कि डर गई थी। छोटी लड़कियां का तो हालत ख़राब था। जो स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियां थी वो बहुत चिंता में पड़ गई थी कि क्या होगा। व्यापारी अपना रास्ता ढूंढने लगे थे। तो वो तो जीतते तो थूरते, इसमें तो कोई, ये तो लोगों को पता ही था। अभी हारे तो हुड़ब वाली बात से निकले लोग। जनता ने फैसला दे दिया है, स्वीकार करें। और जनता के बीच जाने पता चलता है ना। आप जाति की राजनीति करके, धर्म की राजनीति करके कहाँ तक जाइएगा। आपने जो धर्म का उन्माद उठाया उसका परिणाम देखने को मिला ना। वैसे जी आके 5 सीट आपके मुंह से छीन कर लेकर चले गए। आपने तो उन लोगों को बताया ना धर्म का महत्व। आपने धर्म का महत्व बताया। आज जब उनको लग गया कि नहीं, हम अकेले जो है सिर्फ अपने ही मजहब की बात करने वाले पार्टी के साथ जा सकते हैं, तो सब सेकुलरिज्म तो चला गया ना हवा में। आज तक के मुंह से नहीं निकल रहा है कि वहाँ पर लोगों ने कम्युनल कार्य किया है। किस कारण से वैसी की पार्टी को वोट मिलना चाहिए बिहार में? मिल रहा है ना, मिला ना, आपको ठेंगा दिखा के मिला ना। क्या कर लिए आप?
ये तो आपको ट्रेलर देखने को मिल गया था उपचुनाव में ही किशनगंज के, और इस बार आपको पूरा फिल्म दिखा दिया। लेकिन मेरी समझ से अभी पूरी फिल्म नहीं है, पूरी फिल्म नहीं है। ये जो अब सेक्युलरिज्म के नाम पर आप लोगों ने जो घोर कम्युनलिज्म जो किया है, उसी का नतीजा आप भी भुगत रहे हैं और बिहार की जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। एक बात समझ लीजिए, देखिए, जब तक आप विकास की बात करते हैं, जब तक आप रोजगार की बात करते हैं, जब तक आप सुशासन की बात करते हैं, तब तक तो जनता की बात आप कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप धर्म की बात शुरू कर देते हैं, आप जाति की बात शुरू कर देते हैं, भाई साहब, परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। अब परिणाम केवल जनता ही नहीं भुगतेगी, ये जो पार्टियां बना रखे हैं जो लोग जाति और धर्म के नाम पर, उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। देखिए सर, जो बातें आप इस वक्त कह रहे हैं वो आप लोग जब जीत गए तब कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप लोग एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंट पहले थे कि 130, 125 और उससे ज्यादा सीटें आएंगी, ये नुकसान कहां हो गया? भारतीय जनता पार्टी को 73-74 सीटों पर ही सिमट करके बिहार में क्यों रहना पड़ गया? देखिए, जैसा मैंने कहा ना कि संशय था, लेकिन विश्वास जरूर था कि इसके परिणाम हमारे इससे बेहतर होंगे, और होते भी। मुझे पता है ना, दुष्प्रचार करने का लोगों को अवसर मिल गया, और कोरोना का वो सब जो सारा गाइडलाइन फॉलो करके काम करने में लोगों के बीच जाकर बहुत अच्छे से हम लोग बात नहीं रख पाए। उन लोगों ने सारे नियमों को तोड़ा, लेकिन फिर भी हम जानते थे कि नतीजा हमारे पक्ष में ही आएगा, 2-4-10 सीट इधर उधर आएगा। लेकिन नतीजा को लेकर हम लोग कोई भी थोड़ा कोरोना के साथ साथ चिराग पासवान भी वजह है क्या? चिराग पासवान वजह है नहीं कहूँगा, लेकिन बिल्कुल वजह नहीं है ऐसा भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये तो हुआ ना, चिराग पासवान जी ने कुछ सीटों पर भाजपा से जो लोग किसी कारण से जो है खुश नहीं थे या वो अपेक्षा रखे थे उनको टिकट मिलेगी, टिकट नहीं मिली, ऐसे लोगों को जहाँ जहाँ उन्होंने लड़ाया, उन सीटों पर तक कुछ तो असर पड़ा, क्योंकि वो भाजपाई थे और कई वर्षों तक भाजपा के साथ रहे थे, तो उनके साथ कार्यकर्ता भी थे, तो जनता के अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन भी हुआ, कुछ वोटें इधर उधर हुई। देखिएगा कई सीटों पर ऐसा हुआ है कि बहुत कम मार्जिन से हमारे कैंडिडेट हारे हैं, और वहाँ उससे कहीं ज़्यादा वोट जो है लोजपा के कैंडिडेट ले गए हैं। तो ऐसा तो होता ही है, मतलब वैसे भी लोग निर्दलीय खड़ा होते हैं, दूसरे दलों से खड़ा होते हैं, इस बार तो बहुत मौके थे। तो उस हिसाब से देखिएगा तो अब जैसे बताऊँ, मैं गोह की बात करता हूँ, गोह में तो कोई लोजपा नहीं था, रालोसपा से एक रणविजय जी खड़ा हुए, लगभग हमारे भाजपा के कैंडिडेट के बराबर वोट लेकर आए। 45,000 वोट अगर हम पाए तो 44,000 वोट वो भी पाए। तो क्या कहें, रालोसपा से प्रभाव? बिल्कुल नहीं, जनता का निर्णय था। जनता ने जहां देखा कि नहीं, हम किसी कारण से कैंडिडेट से संतुष्ट नहीं हैं, वहाँ उन लोगों ने हमारे खिलाफ भी वोट किया। तो हमेशा ही होता है, कहीं उनके खिलाफ वोट हुआ उसका हमें फ़ायदा मिला, कहीं हमारे खिलाफ वोट हुआ उनको फ़ायदा हुआ, ऐसा होता है। अच्छा सर, खबरें ये बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि बिहार में उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है। क्या कामेश्वर चौपाल बिहार के मुख्यमंत्री होंगे? क्या सुशील मोदी दिल्ली जा रहे हैं? देखिए, हमारे जो 74 MLA हैं और 25 से 26 हमारे MLC हैं, और जो 12 बनने वाले हैं उसमें भी हमारे होंगे 6-7 MLC होंगे। इनमें से कोई भी उप मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी वो कुर्सी खाली है। सुशील मोदी ही होंगे फिलहाल तो मैं कहता हूँ कुर्सी खाली तो नहीं है। ये कोई भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर ये स्पष्ट क्यों नहीं कर पा रहे कि मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में कौन होगा? इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हमारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है। केंद्र में जो हमारी जो कमेटी है जो विषय में निर्णय लेती है, वो निर्णय लेकर ठीक समय पर पता चल जाएगा आपको। जब वो शपथ लेने जाएंगे तो मालूम चल जाएगा कौन शपथ ले रहा है। वैसे रामेश्वर चौपाल जी की बात आपने पूछा, तो रामेश्वर चौपाल जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं और राम मंदिर आंदोलन के चैंपियन रहे हैं और चहेते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के और वोटरों के। तो अर्हता तो भी रखते हैं, वो भी बन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपका प्रश्न का सवाल है, इस प्रश्न का उत्तर एक ही है, कभी कुर्सी खाली नहीं है। 15 तक का आप लोगों ने समय मांगा है, एनडीए की बैठक हो गई, लेकिन इसी बीच महागठबंधन से आपके जितने भी साथी दल हैं या मांझी जी या फिर वीआईपी, उनको तो ऑफर आने लगा। मुकेश सहनी को कल फोन आया है कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए और महागठबंधन में शामिल हो जाइए। दिग्विजय सिंह ने तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का ऑफर दे डाला है, तो अब क्या करेंगे उसके लिए? कोई रोक देगा? जब कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। जनता ने क्या मैंडेट दिया, तो जनता के साथ धोखा कर दें? नीतीश जी धोखा कर दें कि मांझी जी धोखा कर दें कि मुकेश जी धोखा कर दें? क्यों कर दें? देखिए, जो महाराष्ट्र में हुआ वो गलत था,
और उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है कि वहाँ की सरकार अपने विश्वसनीयता पूरी तरह से खो बैठी है। जनता ठगी महसूस करे, जनता ने किसको वोट दिया था और राज कौन कर रहा है। तो लोकतंत्र का वहाँ मखौल उड़ा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविज़न था जिसका लाभ उठाकर वहाँ सरकार बन गई और सरकार चल रही है और चल क्या रही है, रेंग रही है, लेकिन वैसा कुछ यहाँ बिहार में होने का कोई अंदेशा नहीं है। अच्छा, एक अंतिम सवाल। निशिकांत दुबे शराबबंदी को लेकर के, और आप लोगों के पार्टी के ही नेता हैं, उन्होंने बिहार में कहा है कि नीतीश कुमार को शराबबंदी कानून में संशोधन करना चाहिए। तो किसी भी कानून में संशोधन का जो है वो स्कोप रहता है, ऐसा कोई कानून नहीं है, तो इतने सारे अमेंडमेंट्स नहीं हुए होते। जब संविधान में संशोधन हो सकता तब तक कानून में संशोधन होना तो कोई नई बात तो होगी नहीं। और निश्चित रूप से शराबबंदी को लेकर कई बातें उठी हैं, कई तरह के साक्ष्य भी हमारे सामने आए हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने भी साक्ष्य गए होंगे। अभी तो खैर कोरोना चला, फिर चुनाव का माहौल था, इस बीच में निर्णय लेना संभव नहीं था कि इस पर कोई परिवर्तन किया जाए, लेकिन निश्चित रूप से इस पर पुनर्विचार होगा और कहीं कुछ कमियां रह गई होंगी तो उनको संशोधित किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पर इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और एमएलसी सच्चिदानंद राय जी थे। तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है और जो भी इस वक्त कयास जो सोशल मीडिया में बिहार की राजनीति में तैरते नजर आ रहे हैं, उम्मीद है कि इस इंटरव्यू के बाद आपके जहन से भी वो जो भी तमाम सवाल हैं उसका जवाब आपको मिल चुका होगा। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, DSG न्यूज पटना। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।